जैसा कि आप सबको एक स्क्रीन दिख रही होगी सामने, यहाँ हम जो बात कर रहे हैं वो डेटाबेस क्वेरी यूजिंग एसक्यूएल की बात कर रहे हैं, जो यूनिट 2 है। हम इस चैप्टर को इसलिए ले रहे हैं क्योंकि थोड़ा कंफर्ट भी रहेगा, इजी भी है। 25 मार्क्स का है ये। तो उससे पहले मैं बात करना चाहूँगा 11th का जो रिवीजन है। 11th के अकॉर्डिंग ही आप 12th के कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो। तो थोड़ा सा हमें डीप पे जाना पड़ेगा कि हम जब एसक्यूएल की बात कर रहे हैं, हम माई एसक्यूएल की बात कर रहे हैं, हम डेटाबेस की बात कर रहे हैं, हम डेटा की बात कर रहे हैं, हम डीबीएमएस की बात कर रहे हैं, हम आरडीबीएमएस की बात कर रहे हैं, तो ये कहाँ काम आ रहे हैं। सो क्लास, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस what is SQL, what is MySQL, what is database, what is data. You know very well, in the previous class you have learned some database concepts and SQL commands. You have also learned how to create databases and tables within databases and how to access data from a table using various clauses of select command. In this chapter you shall learn some more clauses and functions in SQL to access data from a table, how to access data from a multiple tables of a database. SQL को समझने से पहले आपको डेटा को, डेटाबेस को, फ्रंट एंड लैंग्वेज क्या होती है, बैक एंड लैंग्वेज क्या होती है, SQL कहाँ काम आ रही है, ये आपको पता होना चाहिए। हमने 11th में ओनली बैक एंड और फ्रंट एंड लैंग्वेज पढ़ी थी, लेकिन हम इस 12th स्टैंडर्ड के अंदर बैक एंड और फ्रंट एंड का कनेक्शन भी सीखेंगे, जो आपका प्रोजेक्ट भी है। तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे। ये जो चैप्टर है, जो यूनिट है, वो इम्पोर्टेंट इसलिए रहेगी, अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ, तो आपका प्रोजेक्ट भी जो है वो भी आपको समझ में आएगा नहीं, आप जो आपको खुद को बनाना है। तो हम बात कर सकते हैं कि अगर फ्रंट एंड लैंग्वेज की बात करें, तो जहाँ हमारी डिज़ाइनिंग है, जो हमें दिखती है, उस डिज़ाइनिंग के अंदर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ सकती है, कोई भी वेब डिज़ाइनिंग लैंग्वेज आ सकती है, वेब बेस्ड लैंग्वेज आ सकती है। जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसमें फ्रंट एंड और बैक एंड लैंग्वेज दोनों काम आती है, दोनों को कनेक्शन होता है। क्योंकि आपकी जो फ्रंट एंड लैंग्वेज होती है वो एक डिज़ाइनिंग होती है। जब उसमें कोई डेटा एंटर किया जाता है, कोई डेटा फिल किया जाता है, तो वो डेटा बेस में जाता है। वो डेटाबेस में जब जाएगा तभी वो रिकॉर्ड दिखेंगे। आगे जाकर हम उस डेटा को सेफ रख सकते हैं, सिक्योर रख सकते हैं, कंसिस्टेंट मैनर में रख सकते हैं, कहीं शेयर कर सकते हैं। इसीलिए हमें एसक्यूएल की रिक्वायरमेंट हुई, इसीलिए हमारे पास माई एसक्यूएल है, इसीलिए हम जो डेटा की जो इंटीग्रिटी है, उसकी कंसिस्टेंसी है, उसकी शेयरिंग है, उनके बारे में कंफर्म करना चाहते हैं। आपको समझ आया होगा कि विदाउट फ्रंट एंड और विदाउट बैक एंड हम कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते हैं। अगर आप सॉफ्टवेयर बनाते हो तो हमारे पास में फ्रंट एंड लैंग्वेज भी होनी चाहिए और बैक एंड भी होनी चाहिए। यहाँ हम बैक एंड की ही बात कर रहे हैं, एसक्यूएल की। वैसे देखा जाए तो बहुत सारे हमारे पास सॉफ्टवेयर्स हैं, इनग्रेस, DB2, माई एसक्यूएल सर्वर है हमारे पास, MS एक्सेस है। ये जो सारे हैं सॉफ्टवेयर्स, इन्हीं में ही हम डाटाबेस का काम करते हैं। डाटाबेस हैंडल करना, सिक्योर करना, सेव करना, ये सारे काम हम इनमें कर सकते हैं। लेकिन वी हैव एसक्यूएल, हमारे पास एसक्यूएल है, तो हम एसक्यूएल की ही बात करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ बात करें डेटा की, तो डेटा कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, कोई भी रिकॉर्ड्स हो सकते हैं। कहा जाए बेसिक ऑब्लिक रो फैक्ट्स about something which is not organized. For example, details of some students which is not organized. तो यहाँ आप एक रो फैक्ट्स ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हो, आप ऐसे रिकॉर्ड, ऐसी इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हो जो ऑर्गेनाइज्ड मैनर में नहीं है। अगर वो ऑर्गेनाइज्ड मैनर में नहीं है तो ऑफकोर्स वो डेटा है, लेकिन डेटा से डेटा आइटम निकलते हैं। डेटा आइटम की डेफिनेशन, ईच पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट एन एंटिटी such as name of a person or address, age or name of a product or the price is a data item. तो जब हम डेटा की बात कर रहे हैं तो उससे डेटा आइटम है। डेटा आइटम की जब बात कर रहे हैं तो फिर हम डेटाबेस के बारे में कंफर्म करेंगे।
डेटाबेस का मतलब ए वेल ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा दैट एंश्योर सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ डेटा इज कॉल्ड डेटाबेस। उसी तरीके से अगर DBMS की बात करते हैं तो DBMS जो है वो एक सॉफ्टवेयर है। हमारे पास में जो SQL है वो तो लैंग्वेज है, और MySQL जो है वो हमारा एक सॉफ्टवेयर ही है। तो हम यहाँ अगर DBMS की बात जब करते हैं तो DBMS का मतलब यही है कि हमें क्रिएट करना, उसको स्टोर करना, उसको मेंटेन करना, डेटा को उसको यूटिलाइज करना एफिशिएंट वे के अंदर। सो क्लास, अभी तक हमने जो भी कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं, जो यूनिट है हमारी डाटाबेस क्वेरी यूजिंग SQL, उसमें डेटा क्या है, डेटाबेस क्या है, डेटा आइटम क्या है, ये कंफर्म किया, DBMS क्या है। हमारे पास में अब जो एक टॉपिक आ रहा है, एक जो कंसेप्ट है RDBMS, जिसे कहा जाता है रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्योंकि यहाँ विदाउट रिलेशन हम कोई भी कंटेंट है हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी रिकॉर्ड है, हम उसको सेव नहीं कर सकते, एंश्योर नहीं कर सकते कि आगे जाकर हम उसको शेयरिंग करें, हम उसको सेफ रख सकें, सिक्योर रख सकें, इनकन्सिस्टेंसी में नहीं आए डेटा, रिडंडेंसी में नहीं आए, जो डुप्लीकेशन ऑफ डेटा होता है। तो हमें यहाँ पर RDBMS की बात करनी पड़ेगी। तो RDBMS रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ नाम जो रिलेशन है उसका मतलब होता है टेबल। टेबल के अंदर ही हमारे कंटेंट होंगे, रिकॉर्ड्स होंगे। तो आप ये कह सकते हो कि इन रिलेशन डेटा मॉडल द डेटा इज ऑर्गेनाइज इनटू टेबल्स, for example rows and columns. These tables are called relations. A row in a table represents a relationship among a set of values. Since table is collection of relationships, it is generally referred to using the mathematical term relation. तो जब हम रिलेशन की बात करेंगे तो टेबल की बात करेंगे। टेबल की बात करेंगे तो उसके अंदर हम जो भी कंटेंट, रिकॉर्ड्स, इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो उससे पहले हमें डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा, फिर टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी। तो अब डेटाबेस क्रिएट कैसे करते हैं, उसके बाद यूज़ कैसे करते हैं, टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। अब जब टेबल क्रिएट किए जाएंगे तो उसमें कौन कौन से फील्ड्स या कॉलम्स ऐसे लेंगे जिनके डेटा टाइप हमें पता होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने अब आएगी जो 11th के अकॉर्डिंग चल रही है। उसके बाद हम बात कर सकते हैं कि एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब डेटाबेस जो DBMS है उसके एडवांटेज भी होंगे। अगर हमने बात करिए कि जो एक सॉफ्टवेयर बनाया जाता है उसमें फ्रंट एंड भी है, बैक एंड भी है, डिज़ाइनिंग लैंग्वेज भी है, या कह सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है, और एक हम जो भी डाटाबेस लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं उसमें आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। ओरेकल है, DB2 है, इनग्रेस है, लेकिन फ़िलहाल हमारे पास में SQL है सिलेबस में, तो हम SQL की बात करेंगे। तो इसके भी जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है इसके भी एडवांटेज है। जो पहला जो एडवांटेज है वो है डेटाबेस रिड्यूसेस रिडंडेंसी। तो ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के अंदर। तो आप ये भी देख सकते हो लिखा हुआ क्या है, डेटाबेस रिमूव्स डुप्लीकेशन ऑफ डेटा बिकॉज डेटा आर केप्ट at one place and all the application refers to the centrally maintained database। तो आपको पहले इस वर्ड का पता होना चाहिए। रिडंडेंसी क्या है, इसका मतलब होता है डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। तो आप कंफर्म कीजिए आपने 11th में क्या पढ़ा था कि हम इस फर्स्ट टॉपिक की बात क्यों कर रहे हैं कि रिडंडेंसी कैसे, डुप्लीकेशन ऑफ डेटा कैसे। जब भी आप कोई टेबल क्रिएट करते हो उसके बाद उसके अंदर इंसर्ट करते हो वैल्यू, तो कहीं ना कहीं आपको कोई यूनिक कॉलम लेना पड़ता है। वो बात की बात है, कीज़ प्राइमरी की फॉरेन की बाद में बात करेंगे, लेकिन हम ये क्यों कर रहे हैं ऐसा। हम जो भी डेटा बेस लेते हैं या डेटा आइटम लेते हैं या आगे जाके टेबल क्रिएट करते हैं तो हमारे पास में जो रिकॉर्ड्स हैं वो कभी भी डुप्लीकेट नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जांपल बात कर लेते हैं अपन कि एक क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट्स हैं, 40 स्टूडेंट्स हैं, वॉट, आप फर्स्ट टू 40 रोल नंबर के बारे में जो भी उनसे रिलेटेड जो चीज़ इन्फॉर्मेशन है वो आप गैदर करोगे या फिर सेव करोगे या फिर इंसर्ट करोगे। ठीक है, तो आप 1 से 40 जो करोगे तो सबके यूनिक रोल नंबर रहेंगे, या आप कह सकते हो कि SR नंबर रहेंगे, या आप कह सकते हो एक्सेसन नंबर रहेंगे। तो जब आप 1 से 40 की अलग अलग बात पर्टिकुलर हर एक बच्चे का
हर एक रोल नंबर का एक इन्फॉर्मेशन रहेगी। तो हम कह सकते हैं, वी कैन से, कि जो हमारे पास में रोल नंबर है उस रोल नंबर को हमने यूनिक मान लिया है। तो ये इसलिए यूनिक माना है क्योंकि वन रोल नंबर दो नहीं हो सकते। अगर दो रोल नंबर वन वन होंगे तो ये डुप्लीकेट हो गया तो फिर हर बार जब भी हम इसको रिट्रीव करेंगे, जब भी हम इसको अपडेट करेंगे, जब भी हम कोई डिलीट करेंगे, तो ये दोनों कॉलम साथ होंगे। रोल नंबर जो वन वन है वो दोनों साथ हो जाएंगे। तो अपन ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। तभी तो हमने डेटाबेस, डेटा आइटम और डीबीएमएस, आरडीबीएमएस, उसके बाद में टेबल क्रिएट करना, इनकी बात की है। इसीलिए हम तो जब भी माई एसक्यूएल पढ़ रहे हैं, अपन एसक्यूएल पढ़ रहे हैं ताकि हमारा जो डेटा है वो कंसिस्टेंट मैनर के अंदर रहे। इसी तरीके से सेकंड पॉइंट की बात की जाए, डेटाबेस कंट्रोल इनकंसिस्टेंसी। तो ये जो कंट्रोल इनकंसिस्टेंसी जो आपके पास पॉइंट है, ये रिडंडेंसी से रिलेटेड है, डुप्लीकेशन ऑफ डेटा से। क्योंकि मैं बार बार एक ही वर्ड आपको बता रहा हूँ, इन कंसिस्टेंसी, डेटा कंसिस्टेंट मैनर में रहे। तो वो कंसिस्टेंसी यही है कि आपका डुप्लीकेट नहीं हो डेटा। जब डेटा डुप्लीकेट होगा तो फिर रिकॉर्ड्स मेंटेन अपन क्यों कर रहे हैं, क्यों सेव कर रहे हैं? जैसा कि आपको दिख रहा है कि व्हेन टू कॉपीज ऑफ द सेम डेटा डू नॉट एग्री टू ईच अदर, देन इट इज़ कॉल्ड इनकंसिस्टेंसी। तो इनकंसिस्टेंसी रहेगी तो हम रिकॉर्ड्स क्यों मेंटेन कर रहे हैं? हमें तो सारे के सारे रिकॉर्ड्स यूनिक चाहिए, उनकी इन्फॉर्मेशन चाहिए जो ऑलरेडी है। कहीं शेयरिंग करना चाहते हैं उसको, हम उसको सेव भी रखना चाहते हैं, सिक्योर रखना चाहते हैं, और उसकी इंटीग्रिटी भी मेंटेन करना चाहते हैं। तो ये रिलेटेड टू रिडंडेंसी है। बट कंसिस्टेंट का मतलब भी आपको समझना चाहिए कि आपका जो डेटा है वो कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग रहे हमेशा। इसी तरीके से तीसरा आपके पास दिख रहा है, डेटाबेस फैसिलिटीज शेयरिंग ऑफ डेटा। शेयरिंग, हमारा मान लीजिए हमारे पास में कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमने बनाया है, उसकी डिज़ाइनिंग बना ली है, हमने बैकएंड तैयार कर लिया है, हमने कनेक्शन तैयार कर लिया है। अब क्या होता है कि हमने खुद ने जब एक सॉफ्टवेयर बनाया है तो उसका फ्रंट एंड की जो कोडिंग है वो हमने कर ली है। जो भी हमारी प्रोग्राम, मान लीजिए पाइथन है, पाइथन की हमने प्रोग्रामिंग कर ली है, उसके डाटा फ्रेम्स बना लिए हैं, हमने हिस्टोग्राम्स वगैरह सारे कंफर्म कर लिए हैं। अब ये है कि जो एसक्यूएल है हमारा, जो हमारा माई एसक्यूएल है, उसका डेटा भी तो कहीं ना कहीं स्टोर पड़ा है जो विजिबल नहीं है। लेकिन हमें पता है कि जब हम वैम्प खोलें या माई एसक्यूएल खोलते हैं तो उसके अंदर हम टेबल जो हमारी क्रिएट करी हुई है और जहां हमने इंसर्ट की है रिकॉर्ड, वो हमें दिखेंगे। अब मान लेते हैं ऐसा कोई सॉफ्टवेयर है जिसका डाटा हम किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, हम किसी को भेजना चाहते हैं। तो जैसे बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स बनते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ के अंदर जो सॉफ्टवेयर्स बनते हैं, तो उनका डाटा तो शेयर करा ही जाता है। हमारी इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं किसी कंपनी के पास पड़ी है। आपके पास में जैसे स्पैमिंग होती है, आपके ईमेल पर कोई ना कोई मैसेज आ जाता है ना? फाइनेंस का आ सकता है, फिनेंस का आ सकता है, इंश्योरेंस का आ सकता है, drBatras.com, कुछ भी, कैसा भी, दैट इज़ कॉल्ड स्पैमिंग। जो आपके पास में मैसेज आ रहे हैं तो वो इन्फॉर्मेशन कहाँ कहाँ से आई है, आपकी ईमेल आईडी कहाँ से आई है? तो कहीं ना कहीं आपकी जब पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने जब डाली थी, आपने कहीं कोई ऐसा ऐप हो सकता है, कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है जहां आपने लॉगिन किया तो आपकी इन्फॉर्मेशन मांगी गई, आपके नंबर मांगे गए, आपकी ईमेल आईडी मांगी गई। तब होता क्या है कि आपकी ईमेल आईडी किसी और कंपनी को दे दी जाती है ताकि वो एडवर्टाइज भेज सके आपको। तो वो जो डाटा, आप अकेले पर्टिकुलर, आप ऐसे अकेले यूनिक पर्सन तो हो नहीं जो आपका ही कहीं गया है, तो वो पूरा बल्क में एक साथ जाता है। तो वो उठाया कहाँ से गया है? वो उठाया गया है आपके पास रिकॉर्ड जो मेंटेन किए गए थे एसक्यूएल के अंदर। उसके बाद हम बात कर सकते हैं कि डेटाबेस एंश्योर्स सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी, आप जब भी आप वैम्प खोलते हो, चाहे आपके पास माई एसक्यूएल है, तो पासवर्ड आपसे मांगता है। आपने पासवर्ड नहीं दिए वो बात अलग है, तो अनऑथराइज एक्सेस नहीं करे इसलिए हम पासवर्ड डाल सकते हैं। वैसे देखा जाए, जब हम डिज़ाइनिंग करते हैं, जब हम कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो हमें डेटाबेस से मतलब इसलिए नहीं होता क्योंकि हम
इंसर्ट कहाँ करते हैं, हम इंसर्ट करते हैं जो मेन हमारी लैंग्वेज है फ्रंट एंड लैंग्वेज के अंदर। लेकिन जब हम खुद कोडर हैं, जब इंटरफेस अपन ने खुद ने बनाया है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कोडिंग हमने करी है, डेटाबेस हमने हैंडल किया है, तो अपन को सब पता है कि अपन किस तरीके से वैम्प में जा रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि हम माई एसक्यूएल में जा रहे हैं। तो हो सकता है उसमें पासवर्ड लगा हुआ है, हो सकता है आपने पासवर्ड नहीं डाला हो। लास्ट पॉइंट हमारे पास में जो है वो है डेटाबेस मेंटेन्स इंटीग्रिटी। तो डेटाबेस मेंटेन्स इंटीग्रिटी का मतलब ये आप समझ सकते हो कि आप सबसे पहले तो ये कंफर्म कीजिए कि हम जो डेटाबेस बना रहे हैं उसमें सारी चीज़ें आ रही है कि देखो आपका डेटा सेफ भी रहना चाहिए, सिक्योर भी रहना चाहिए, और डेटा शेयर भी होना चाहिए, इनकन्सिस्टेंसी नहीं आनी चाहिए, रिडंडेंसी नहीं आनी चाहिए, और इंटीग्रिटी रहे। मेंटेन इंटीग्रिटी का मतलब होता है प्योरिटी ऑफ डेटा। इसीलिए ही हम रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं। ये सारे काम जो हो रहे हैं वो एडवांटेज हैं इसके, तभी हम एसक्यूएल को यूज़ कर रहे हैं, तभी हम कहीं ना कहीं किसी डेटा को शेयर कर सकते हैं जब आपका डेटा जो है वो इंटीग्रिटी मेंटेन करेगा। अब इसको थोड़ा आप अपन इस तरीके से समझेंगे, एग्जांपल लेते हैं अपन। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपकी डेट है, DAT, डेट आपका क्या है, डेटा टाइप है। तो डेटा टाइप अपन जब डेट लेते हैं तो हमारे पास में जब इंसर्ट करना है, कोई डेट इंसर्ट करनी है, मान लेते हैं कि हमारे पास में 25 अक्टूबर 2015 ये है। तो इस डेट को हम उसको कैसे डालेंगे, अपन कैसे इंसर्ट करेंगे, हमें पता है कि हम फॉलो करते हैं ये फॉर्मेट YY -MM-DD। तो पहले तो ईयर आ गया, उसके बाद मंथ आ गया, फिर आपके पास में आ गया डेट। तो हम इसको सिंगल कोट में लेते हैं। सिंगल कोट में क्यों लेते हैं, क्योंकि अब ये स्ट्रिंग बन चुकी है। स्ट्रिंग क्यों बन चुकी है, क्योंकि बीच में क्या आया, हाइफन। अगर सारे न्यूमेरिक वैल्यूज़ में होते तो फिर हम क्या करते, हम सिंगल कोट नहीं डालते, लेकिन हमें हाइफन डालना पड़ा ताकि अलग अलग पता चल जाए कि मंथ क्या है फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, डेट क्या है और ईयर क्या है। अब जब अपन ये पूरे फॉर्मेट की बात कर चुके हैं तो फिर अपन को अब इंटीग्रिटी की बात करनी है। जो हम मेंटेन कर रहे हैं इंटीग्रिटी को, वो ये है कि आपको ये भी पता होना चाहिए मंथ 12 के ऊपर नहीं होते, और डेट भी जो है वो 31 के ऊपर नहीं होती, या तो वो 30 होगी या 31 होगी या फिर 28 होगी या 29 होगी। तो हमें जब हम 32 डाल रहे हैं डेट, और मान लेते हैं अगर हम मंथ जो है वो डाल रहे हैं 15, तो वो इंटीग्रिटी नहीं है, वो आपने इंटीग्रिटी को मेंटेन नहीं किया है। वो फॉर्मेट बता सकता है एसक्यूएल आपको, जो इसकी इंटरनल कोडिंग की गई है वो आपको बता सकता है कि किस तरीके से लिखना है, लेकिन इंटीग्रिटी मेंटेन आप ही करोगे। जैसे आपको दिख रहा है 25 तो इसका मतलब 25 जो है आपका डेट है और मंथ भी 25 है, तो उसको कैसे लेगा। तो यही है डेटाबेस मेंटेन्स इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी को मेंटेन किया जाएगा कि आपको करेक्ट डेटा जो है इंसर्ट करना है। तो आप करेक्ट लिखोगे तो ऑफ कोर्स वो क्या करेगा, वो इंटीग्रिटी को मेंटेन कर लेगा। फिर हमारे पास में जो टॉपिक है वो है माई एसक्यूएल और एसक्यूएल। तो जाहिर सी बात है, माई एसक्यूएल और एसक्यूएल नाम एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। और ये क्वेश्चन भी बनता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन माई एसक्यूएल एंड एसक्यूएल। तो एसक्यूएल तो हम पढ़ ही रहे हैं, माई एसक्यूएल में हम काम करते हैं। तो एसक्यूएल तो एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, एक नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज, जिसके अंदर हम टेबल क्रिएट करना, डाटाबेस क्रिएट करना, उसके बाद इंसर्ट करना, स्टोर करना, ये सारी चीज़ें आती है, क्वेरीज बनाना। यहाँ हम माई एसक्यूएल की बात करें तो माई एसक्यूएल जो है वो एक RDBMS सॉफ्टवेयर है। वी कैन से it is an open source RDBMS software that uses structured query language. It is available free of cost. वैसे आप वैम्प में भी काम करते हो, जिसकी फुल फॉर्म विंडो, अपैची, MySQL, PHP है। आप MySQL में भी काम करते हो, तो MySQL के बारे में भी आपको पता होना चाहिए।
ठीक है, जो एक RDBMS सॉफ्टवेयर है। थोड़े से इसके की फीचर्स ले लेते हैं। फर्स्ट है रिलीज्ड अंडर ओपन सोर्स एंड अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। सेकंड, इजी टू लर्न एंड यूज। थर्ड, फास्ट प्रोसेसिंग स्पीड and easy in installation. Fourth, supports standards based SQL. Fifth, provides portability. Sixth, high security. Seventh, provides many data types. Eight, handle large database. तो नॉर्मल से कुछ की फीचर्स आपको मैंने बताए हैं, बहुत ही ईजी हैं। आपको इतना पता होना चाहिए कि जब हम MySQL यूज़ करते हैं तो हाँ, इसके एडवांटेज क्या क्या है, ठीक है ना। और एसक्यूएल का आपको मैंने बता ही दिया है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है कई बार, ठीक है ना। अपन बोर्ड की बात कर रहे हैं, 12th स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। बहुत नॉर्मल सा टॉपिक है लेकिन अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। आफ्टर दैट हम बात कर सकते हैं कमांड्स की। हमें एसक्यूएल की कमांड्स के बारे में कंफर्म होना चाहिए, जिसमें हमने अभी तक 11th के अंदर DDL और DML ही पढ़ा था, जो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज थी और एक डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज थी। यहाँ आपके इन दो के अलावा TCL भी है, जिसे ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज कहा जाता है, जो आपके कोर्स में है 12th के अंदर। तो हम DDL की अगर बात कर लेते हैं एसक्यूएल कमांड्स के अंदर, तो मेन देखो, ये जो कमांड्स है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कई बच्चों को पता है, कई बच्चों ने इसमें प्रैक्टिकल भी कर रखा है, जिसको नहीं पता है, काफ़ी कम नॉलेज है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। ये स्टार्टिंग की है, जो जैसे आप इनिशियल स्टेज में जाते हो, जैसे ही आप एसक्यूएल खोलते हो तो आपको इन्हीं कमांड का यूज़ करना पड़ता है। तो आप जब MySQL खोलते हो तो उसके अंदर आपके क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ये तीनों ही यूज़ कैसे आ रही है, देखिए आप। सबसे पहले आप जैसे ही MySQL ऑन करते हो तो उसके अंदर क्रिएट है। क्रिएट का मतलब क्रिएट डाटाबेस, आपने डाटाबेस क्रिएट कर लिया, देन यूज़ कर लिया। यूज़ करने के बाद में आप टेबल भी क्रिएट करते हो उसका नाम देकर। उसके बाद में आप, हो सकता है कि आप ये भूल चुके हो कि मैंने कोई कॉलम नहीं दिया, या कॉलम का नाम भूल गए आप, या आप देना भूल गए, आपने क्रिएट नहीं किया, तो आप अल्टर यूज़ कर सकते हो। अल्टर का मतलब अल्ट्रेशन से अल्टर कमांड बनी है, जिसके अंदर आपके मॉडिफाई और ऐड और ड्रॉप, ये तीन सब कमांड्स यूज़ आती है। और तीसरा आपके पास में है ड्रॉप। तो ड्रॉप के अंदर आप टेबल को भी ड्रॉप कर सकते हो, जो पूरा विद स्ट्रक्चर विद कंटेंट्स ड्रॉप हो जाती है, मतलब डिलीट हो जाती है। और उसी तरीके से डाटाबेस भी ड्रॉप करना चाहते हो तो उसका नाम देना पड़ेगा। तो एक दो डाटाबेस हमेशा एक एक वन वन करके ही आपके डिलीट होते हैं, तो उसमें ड्रॉप यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ क्रिएट, अल्टर और ड्रॉप तीन कमांड्स हमारे पास में DDL की है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। These SQL commands facilitates defining, creation and modification etc. of database objects such as tables and indexes etc. These commands are create, alter, drop etc. तो फिर मैं आपको बताना चाहूँगा कि टेबल क्रिएट करना, डाटाबेस क्रिएट करना, उसके बाद इंसर्ट करना। तो अब हो सकता है कई बार अपन हटाना चाहते हैं किसी कॉलम को, तो वो अल्टर से ही हटेगा। तो आप जैसे हम मान लेते हैं हमारे पास में स्टूडेंट का एड्रेस है, तो हम उस एड्रेस को हटाना चाहते हैं, तो अल्टर कमांड आप यूज़ करोगे। तो एड्रेस कॉलम को हटाने के लिए आप क्या करोगे, अल्टर, फिर नाम टेबल का, मतलब अल्टर टेबल फिर टेबल का नाम, आप इस तरीके से लिखोगे, अल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप एड्रेस टर्मिनेट या सेमीकोलन। उससे क्या होगा, जो एड्रेस का जो कॉलम है वो चला जाएगा। इसी तरीके से कुछ ऐड करना चाहते हो तो आप अल्टर के साथ ऐड कर सकते हो। मान लीजिए फिर आपको एड्रेस ऐड करना है, तो अल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड एड्रेस, एड्रेस के आगे उसका जो भी डेटा टाइप है, तो वो वैरकेर है, मान लेते हैं वैरकेर, और ब्रैकेट के अंदर आपको डालना पड़ेगा 40 50 जो भी साइज डालना चाहते हो, ब्रैकेट क्लोज टर्मिनेट। तो ये अल्टर यूज़ हो गया।
और क्रिएट आपको पता ही है कैसे यूज़ करना है, डाटाबेस क्रिएट करना, क्रिएट डाटाबेस, जो भी उसका नाम है यूज़ कर लीजिए। फिर टेबल क्रिएट करनी है, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, फिर आपको पूरा पता ही है, वो प्रोसेस भी आगे अपन कंफर्म करेंगे। डीएल के बाद हमारे पास में अब है डीएमएल, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जो डेटा को मैनिपुलेट करती है। ऐसी कमांड्स कौन कौन सी है? वो है सिलेक्ट, इंसर्ट इनटू, डिलीट एंड अपडेट। तो चारों ही इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए कमांड्स। जैसे ही आपने क्रिएट किया था, डाटाबेस क्रिएट किया था, फिर यूज़ किया था, फिर हमने टेबल क्रिएट की थी, फिर उसके बाद में इंसर्ट नहीं किया था ना, तो ये अब आपके पास में डीएमएल की कमांड्स आ चुकी है जहाँ पर आप इंसर्ट करोगे। इंसर्ट करने के बाद जैसे ही आपने इंसर्ट कर लिया, फिर आपके पास में एक टेबल आ गई है, एक पूरी टेबल बन चुकी है। अब उसको आप डिस्प्ले करना चाहते हो, तो डिस्प्ले के लिए आप क्या करोगे? सिलेक्ट यूज़ करोगे। सिलेक्ट का मतलब होता है आप किसी कॉलम को या ऑल कॉलम्स को रिट्रीव करके लेके आ रहे हो। रिट्रीव का मतलब लाना। तो अब आप सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट करते हो, तो इसका मतलब आपके सामने पूरी की पूरी टेबल आ चुकी है, जो भी आपने इन्फॉर्मेशन उसके अंदर सेव की है, इंसर्ट की है। आप चाहते हो कि एक कॉलम लेके आऊँ, आप चाहते हो 2 कॉलम लेके आऊँ, तो वो भी रिट्रीव कर सकते हो आप। तो सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट, तो सिर्फ नेम आ जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि 2-3, अगर मान लेते हैं हमारे पास में 6 कॉलम और 3 कॉलम्स को लाना चाहते हो आप, तो सिलेक्ट नेम कॉमा डेट ऑफ बर्थ के लिए DOB कॉमा क्लास ले लीजिए फ्रॉम स्टूडेंट, तो ये तीनों आ जाएंगे। और इंसर्ट की अपन ने बात नहीं की थी, तो इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, फिर वैल्यूज़, फिर ब्रैकेट के अंदर जो भी आप डालना चाहते हो, इंसर्ट करना चाहते हो, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वैरकेर में आएगा, कौन सा कैरेक्टर में आएगा, कौन सा इंटीजर में आएगा, डेसिमल में आएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। अपन आगे बात करने वाले हैं डेटा टाइप की, पहले अपन ये क्लियर कर लेते हैं। तो ये आपके बात हो गई इंसर्ट इनटू की और सिलेक्ट की। वापस बता देता हूँ, इंसर्ट इनटू आप जब करते हो जब आपको टेबल के अंदर वैल्यू स्टोर करनी है। उसके बाद में सिलेक्ट है रिट्रीव करने के लिए। तीसरा आपके सामने आता है डिलीट। तो डिलीट का मतलब यहाँ पर आपका टेबल से नहीं है और ना ही डाटाबेस से है, क्योंकि अपन बात कर चुके हैं ड्रॉप की। क्योंकि ड्रॉप भी 2 प्रकार से हो रहा है, वापस बता देता हूँ। ड्रॉप एक तो डाटाबेस जो सिर्फ कमांड की बात की जा रही है, जो क्रिएट, अल्टर और ड्रॉप है, वहाँ बात जो की जा रही है ड्रॉप की। तो ड्रॉप के अंदर ओनली डेटाबेस और टेबल हो रहे हैं जो विद कंटेंट विद स्ट्रक्चर चले जाते हैं। एक आपके सब कमांड्स है अल्टर के साथ में, तो उसमें आप कोई कॉलम्स हटाना चाहते हो या फिर आप कोई कंस्ट्रेंट हटाना चाहते हो, कंस्ट्रेंट की बात भी आगे होगी, तो वो ड्रॉप अलग है। यहाँ आप डिलीट की बात कर रहे हो, तो डिलीट यहाँ आपके कॉलम को नहीं कर रहा है, यहाँ डिलीट आप टेबल को कर रहे हो, बट स्ट्रक्चर जो है वो रहेगा। जो भी आपने टेबल क्रिएट की थी स्ट्रक्चर रहेगा, कंटेंट नहीं रहेगा। या पर्टिकुलर किसी वैल्यूज़ को हटाना चाहते हो, किसी रो को हटाना चाहते हो, समझ लो 2 रोल नंबर को हटाना चाहते हो, तो डिलीट वैसे होगा जैसे डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इक्वल टू 2 टर्मिनेट। तो इसका मतलब ये होता है कि जो 2 रोल नंबर है उसका पूरा का पूरा डेटा है वो चला जाएगा। अगर आप चाहते हो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, तो स्टूडेंट की टेबल चली जाएगी बट उसका स्ट्रक्चर रह जाएगा। जो आप डिस्क्राइब करते हो, डिस्क्राइब स्टूडेंट, तो आपके सामने जो कॉलम्स आते हैं, जो साइज आती है, वो रह जाएगा। तो ये भी आपको समझना पड़ेगा। इसके बाद में आपके सामने आता है अपडेट। तो अपडेट आप पर्टिकुलर किसी कॉलम को करना चाहते हो। मान लेते हैं कि मेरा एड्रेस मुझे चेंज करना है, किसी बच्चे का एड्रेस चेंज करना है, किसी टीचर का हो सकता है, किसी कस्टमर का, तो वो आप कर सकते हो। तो अगर मैं मान लेता हूँ कि अगर मैं जनता कॉलोनी में रहता हूँ, या कोई बच्चा मान लेते हैं जिसका रोल नंबर 6 है, वो एड्रेस उसका जनता कॉलोनी है और वो रहना चाहता है संगम विहार के अंदर, या फिर वो अपडेट करना चाहता है, तो हम क्या करेंगे? अपडेट और टेबल का नाम, तो अपडेट स्टूडेंट सेट, जो भी आपका रोल नंबर है, आप लिख सकते हो कि एड्रेस इक्वल टू संगम विहार वेयर
रोल नंबर इक्वल टू 6 टर्मिनेट, तो ये अपडेट हो जाएगा। तो ये अपडेट कमांड इस तरीके से हो जाती है। ठीक है, अब हम बात कर सकते हैं TCL की। तो TCL आपके लिए नहीं है, 11th में तो आपने नहीं पढ़ा था। इसका मतलब ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रांजैक्शन को पहले थोड़ा समझना पड़ेगा। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लॉजिकल वर्क ऑफ यूनिट। काफ़ी बड़ी कंपनीज़, जो भी कंपनीज़ ऑर्गेनाइजेशंस जो होती है, जो MNCs होती है, वहाँ ट्रांजैक्शंस बहुत यूज़ आते हैं। क्योंकि ट्रांजैक्शन यूज़ इसलिए लिया जाता है कि हम कभी भी इसको कमिट कर सकते हैं, रोल बैक कर सकते हैं। कमिट का मतलब होता है कि हमने अगर इसको यहाँ कमिट कर दिया, जो भी जहाँ से भी स्टार्टिंग की है आपने, टेबल क्रिएट्स के बाद में जो इंसर्ट किया है, इंसर्ट के बाद जो डिलीट किया है, अपडेट किया है, अपडेट के बाद में कुछ और इंसर्ट किया है, तो अगर आपने ऐसा कुछ यूज़ किया है तो वहाँ स्टेप बाय स्टेप जहाँ जहाँ आपने सेव किया है, तो वहाँ आपने रोल बैक कमिट यूज़ किया है, तो वहाँ जहाँ लास्ट में आपने कमिट किया है तो वहाँ ऑल इन वन हो गया है। इसके आगे आप कोई चेंजेस नहीं होंगे, ये परमानेंटली सेव हो चुका है। दैट इज़ कॉल्ड कमिट। तो इसका मतलब यही होगा कि जहाँ आपने कमिट लिख दिया तो वो कोई चेंज नहीं होगा। और रोल बैक का मतलब होता है कि जहाँ आप जाना चाहते हो। कहने का मतलब थोड़ा सा इसको ऐसे समझना पड़ेगा कि जब आप ट्रांजेक्शन स्टार्ट करते हैं तो कम से कम 4-5 स्टेप ऐसे होते हैं जहां आपने उनको हर एक लाइन को सेव कर रखा है। सेव पॉइंट S1, सेव पॉइंट S2, सेव पॉइंट S3। तो रोल बैक कहाँ जाना चाहता है? सेव 1 पे जाना चाहता है, S2 पे जाना चाहता है, S3 पे जाना चाहता है, S4 पे जाना चाहता है। जहाँ आपने सेव किया है तो वो वहाँ चला जाएगा और सिर्फ ओनली रोल बैक लिख देता है। अगर ट्रांजैक्शन के अंदर सबसे लास्ट में रोल बैक लिख दिया जाता है तो जहाँ से स्टार्टिंग की थी वहाँ चले जाओगे आप। तो ये भी आप प्रैक्टिकली समझ पाओगे। लेकिन फिलहाल आप ध्यान रखिए कि TCL जो है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, उसके अंदर कमिट, रोल बैक और एक और कमांड है सेव पॉइंट। तो सेव पॉइंट इसमें लिखा हुआ नहीं है, तो आप ध्यान रख लेना थोड़ा। सेव पॉइंट का मतलब जहां आप सेव करना चाहते हो उसको, और सेव पॉइंट इसलिए सेव किया जा रहा है कि उसका एक वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा उसके आगे कि सेव पॉइंट S1, सेव पॉइंट S2। क्योंकि रोल बैक जब होगा तो उसको पता होना चाहिए वो कहाँ जाना चाहिए, S1 पे, S2 पर, S3 पे। तो इसीलिए हमें वेरिएबल का नाम भी देना पड़ता है। तो आपके सामने अभी तक जो भी कमांड्स आई है, जो SQL की कमांड्स है, वो है आपके पास में DDL, DML, TCL। तो थोड़ा सा वापस ले लेते हैं। DDL डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज है। हमें डेटा की डेफिनेशन कंफर्म करनी पड़ती है, बतानी पड़ती है। यूज़र जब तक एडिटर को, SQL को नहीं बताएगा कि हमने टेबल क्रिएट की है, डाटाबेस क्रिएट किया है, ठीक है, तो तब तक आप इंस्ट्रक्शंस नहीं दोगे SQL को, तो वो आपको वैसा आउटपुट भी दे नहीं पाएगा। तो आप DDL को यूज़ करते हो तो उसमें क्रिएट, अल्टर और ड्रॉप आपने यूज़ किया। DML को यूज़ किया तो उसके अंदर आपने सिलेक्ट, इंसर्ट इनटू, डिलीट और अपडेट यूज़ किया। TCL के अंदर हमने कमिट और रोल बैक यूज़ किया। तो ये जो तीनों कमांड्स है वो SQL की कमांड्स है। शुक्ला, सब कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं आपके पास में जो डाटाबेस क्रिएट करते वक्त, इंसर्ट करते वक्त आपको पता होना चाहिए कि ये कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमारे कंसेप्ट क्लियर करते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है रिलेशन, तो हम पहले भी बात कर चुके हैं RDBMS के अंदर। रिलेशन इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए टेबल, जो रो और कॉलम से बनते हैं। एक डाटाबेस के अंदर जो आप रो और कॉलम को लेके चल रहे हो वो टेबल के अंदर ही होते हैं, जो क्या कहलाते हैं, रिलेशंस। तो वी कैन से जो आपकी टेबल है वो एक रिलेशन ही है। फिर बात आ रही है डोमेन की। तो डोमेन वैसे देखा जाए तो एक नेटवर्क है। तो नेटवर्क के अंदर क्या होता है, बहुत सारे कनेक्शंस रहते हैं। तो पुल ऑफ वैल्यूज़ लिखा हुआ दिख रहा है आपको। तो पुल ऑफ वैल्यूज़ इज कॉल्ड ए डोमेन। तो जो भी आप डिराइव्ड कर रहे हो, मतलब जो आप लेके आ रहे हो, एट्रीब्यूट जो आपने लिए थे, जो आपने फील्ड लिए थे, जो आपने नाम लिए थे फील्ड के, जो कॉलम्स के नाम लिए थे, उससे जो डिराइव्ड होके आ रही है वैल्यूज़ टेबल के अंदर, वो सब के सब डोमेन है। ठीक है। उसी तरीके से ट्यूपल की बात करते हैं। तो ट्यूपल को आप ये कह सकते हो कि एक रिलेशन के अंदर, एक टेबल के अंदर जो भी आपके रो है, उस रो को आप ट्यूपल कहोगे। ठीक है, क्योंकि रो और कॉलम है तो रो जो है यहाँ ट्यूपल है। और यही बात एट्रीब्यूट की जाए,
जो आपके फील्ड लिखे हुए रहते हैं, फील्ड नेम्स लिखे हुए रहते हैं, जो कॉलम्स होते हैं वो सारे एट्रीब्यूट्स हैं एक रिलेशन के अंदर, एक टेबल के अंदर। उसी तरीके से डिग्री की बात करो, डिग्री के अंदर आपके जो कॉलम्स हैं, जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, वो सब डिग्रीज़ है एक रिलेशन के अंदर, एक टेबल के अंदर। फिर कार्डिनलिटी की बात की जाते हैं, तो जो आपकी ट्यूपल्स है या फिर कह सकते हो आपकी जो रोज़ है, जो नंबर ऑफ रोज़ है, जो नंबर ऑफ ट्यूपल्स है, वो सब के सब कार्डिनलिटी है। और इसका एक क्वेश्चन भी बनता है आपके 12th बोर्ड के अंदर कि इन द टेबल व्हाट इज़ द डिग्री एंड व्हाट इज़ द कार्डिनलिटी, या हाउ मैनी डिग्रीज इन द टेबल एंड हाउ मैनी कार्डिनलिटी इन द टेबल। तो ये आपका 1-2 नंबर का क्वेश्चन बनता है, डेफिनेटली ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो आपको डिग्री और कार्डिनलिटी का भी पता होना चाहिए। आपको दिख रहा होगा व्यू एक वर्चुअल टेबल होती है जो अपन को दिखती नहीं है ना, डाटाबेस में एग्जिस्ट होती है ये। वी कैन से आपने जब भी कभी वेयर क्लोज यूज़ किया होगा, आपने देखा होगा कभी 11th में आपने यूज़ किया होगा वेयर क्लोज, सेलेक्ट वगैरह, ग्रुप बाय क्लोज यूज़ करते हैं अपन। तो उसमें जो अपन रिट्रीव करके लेके आ रहे हैं तो वो टेबल ही है। अगर मैं ये लिखता हूँ कि डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इक्वल टू 2, तो आपके सामने क्या एक टेबल आ रही है। तो वो टेबल जो है वो आप वेयर क्लोज से लेके आए हो, है ना। मतलब डिलीट करिए आपने तो आपके सामने एक टेबल और बनी हुई है, लेकिन वो डाटाबेस के अंदर नहीं है। उसी तरीके से आप बात कर सकते हो कि अगर आप कोई रिट्रीव करके लेके आ रहे हो कि मैं चाहता हूँ कि सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इक्वल टू 2, तो 2 को आप लेके आ रहे हो, तो आपके सामने आप जो लेके आए हो, रिट्रीव करके लेके आए हो, वो आपको दिख रही है, लेकिन वो डाटाबेस के अंदर नहीं है। तो दैट इज़ कॉल्ड व्यू, क्योंकि ये वर्चुअल टेबल है आपको जो दिख रही है, लेकिन एक्चुअल में ये डाटाबेस में है नहीं। तो इसको आप क्या कहोगे, व्यू। हमारे सामने सारी कीज़ आ रही है, क्योंकि आपको जब भी डाटाबेस क्रिएट करने के बाद, टेबल क्रिएट करने के बाद, इंसर्ट करने के बाद में एक यूनिक की चाहिए हमेशा। उससे पहले आप एक यूनिक की क्रिएट करते हो, जो आप टेबल क्रिएट करते हो उस वक्त आपको बताना पड़ता है कि इसमें प्राइमरी की कौन सी है, क्योंकि प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाई करती है किसी कॉलम को, जिससे कॉलम के अंदर डाटा रिडंडेंसी नहीं आए, या कह सकते हो डुप्लीकेशन नहीं हो डाटा के अंदर। तो हमें कोई भी रोल नंबर हो सकता है, एसआर नंबर, एक्सेस नंबर हो सकता है, स्टूडेंट का कोड हो सकता है, स्टूडेंट की आईडी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। किसी टीचर के अंदर टीचर की आईडी हो सकती है, कस्टमर के अंदर कस्टमर की आईडी हो सकती है, कस्टमर का कोड हो सकता है। तो आप कह सकते हो कि ये जो कीज़ जितनी भी मैं आपको जो बताऊंगा वो कहाँ कहाँ किस तरीके से काम आ रही है, तो हमको पता होना। जैसे प्राइमरी की बात करी है मैंने, तो प्राइमरी की जो है वो एक यूनिकली आइडेंटिफाई करती है किसी कॉलम को, तो हमें उसको करना पड़ता है डिक्लेयर, ताकि एक टेबल क्रिएट करते वक्त हमारा जो डेटा है वो इंटीग्रिटी और कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग सही रहे, और डेटाबेस सेफ सिक्योर के साथ में आपके पास में एक कंसिस्टेंट मैनर के अंदर आए। अब कैंडिडेट की बात की जाए तो कई बार क्या होता है कि किसी टेबल के अंदर बहुत सारी प्राइमरी कीज़ बन सकती है, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि एक टेबल के अंदर एक ही प्राइमरी की होती है। तो अगर मैं बात करूं कि किसी टेबल के अंदर स्टूडेंट की आईडी भी है, उसका रोल नंबर भी है, उसका कोड भी है, और फिर उसका नेम, डेट ऑफ बर्थ, क्लास, सेक्शन, स्ट्रीम, वॉटेवर जो भी आपको पता है कि कौन कौन से कॉलम्स हो सकते हैं। मान लेता हूं कि मैंने प्राइमरी की डिक्लेयर कर ली रोल नंबर को, लेकिन जब कैंडिडेट की बात की जा रही है तो जो रोल नंबर है, स्टूडेंट आईडी है, कोड है, ये सारे के सारे कैंडिडेट की है। ठीक है, इसको इस तरीके से समझो, क्योंकि जो प्राइमरी की बन सकती है, जो कैपेबल है, तो वो सारी की सारी कैंडिडेट की है। उसी तरीके से अगर मैं बात करूँ अल्टरनेट की, तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस ये रहेगा कि जो भी कैंडिडेट की थी प्राइमरी की बन सकती थी, क्योंकि हमने जब प्राइमरी की बात करी वो एक ही बनी। उसके बाद जो 3 जो प्राइमरी की बन सकती वो तीनों की तीनों कैंडिडेट की हो गई। अब जो बची है अल्टरनेट की, तो अल्टरनेट की का मतलब जो कैंडिडेट की है अभी, वो ही आपकी अल्टरनेट की है, क्योंकि दोनों जो कैंडिडेट की है वो प्राइमरी की बन सकती थी, तो अब उसको हम अल्टरनेट की कहेंगे। तो इस तरीके से आप कंफर्म कर सकते हो कि अल्टरनेट की क्या है, कैंडिडेट की क्या है, प्राइमरी की क्या है। लास्ट आपके पास बच गई फॉरेन की। सिंपल सी चीज़ है, एक नॉन की एट्रीब्यूट है ये। आप ये थोड़ा समझना चाहोगे तो इस तरीके से समझोगे कि अगर पहली टेबल के अंदर
प्राइमरी की कोई है, क्योंकि हम 2 टेबल की बात करेंगे तभी आपको फॉरेन की समझ में आएगा। क्योंकि अब 12th के अंदर, जो 11th में आपने करा नहीं था, 12th के अंदर हम रिलेशंस बताएंगे। कई ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे और कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जहाँ पर 2 टेबल्स के रिलेशंस होंगे। फर्स्ट टेबल के अंदर जो प्राइमरी की बन रखी है भाई, आपको डिक्लेयर तो करना ही पड़ेगा फर्स्ट वाली में। तो फर्स्ट वाली में आपने मान लीजिए प्राइमरी की डिक्लेयर कर रखी है, तो सेकंड टेबल के अंदर वही कॉलम फॉरेन की हो जाएगा। मान लेते हैं पहले वाली टेबल है, उसके अंदर आपने स्टूडेंट आईडी को प्राइमरी की डिक्लेयर किया है, तो सेकंड टेबल के अंदर ही स्टूडेंट आईडी रहेगी, वो आपके फॉरेन की कहलाएगी। और इसी को ही आप एक नॉन की एट्रीब्यूट कहेंगे, हुज वैल्यूज आर डिराइव्ड फ्रॉम द प्राइमरी की ऑफ सम अदर टेबल। तो जो प्राइमरी की है उसी का ही रेफरेंस फॉरेन की लेगी। तो ये भी आपको इस तरीके से समझना है।